तो पिछली क्लास में हमने सूडो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ ली थी। सूडो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हमने सारी बातें देख ली थी। अब बात करते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, जो कि है ऑर्डर डिटर्मिनेशन मेथड। ऑर्डर जैसे कि हमने पहले ही बात करी थी कि इट इज डिराइव्ड एक्सपेरिमेंटली। तो कोई रिएक्शन सपोज हमने करवाई, तो उससे हम ऑर्डर मान लो कैसे निकालते हैं। मैंने पहले भी बात करी है, जब मैंने ऑर्डर पढ़ा बताया था कि ऑर्डर क्या होता है, जब बताया था ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिराइव करते हैं। तो हमने कहा कि हमने कोई भी रिएक्शन अगर कराई तो उससे कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद हम उससे ऑर्डर निकाल रहे होते हैं। इस तरीके से मैंने बताया था, ठीक है। तो अब रिएक्शन हो रही है, एक्सपेरिमेंटल डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, ऑर्डर निकाल रहे हैं। अब ये एक्सपेरिमेंटल डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, ये अलग अलग टाइप का हो सकता है, डेटा अलग अलग टाइप का हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के डेटा से अपने को ऑर्डर निकालने का तरीका आना चाहिए, जो कि अलग अलग होगा ऑब्वियसली। अगर अलग अलग टाइप का डेटा है और आपको ऑर्डर निकालनी है, तो अलग अलग तरीके लगेंगे जिससे आपको ऑर्डर आना चाहिए। तो उन्हीं मेथड्स के बारे में हम अभी बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन इन इस टॉपिक से बेसिकली कैसे आएंगे, मतलब कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये डिपेंड करेगा कि डेटा कौन सा दिया है। अगर आपको उसमें ऐसा होगा कि अगर आपको इस टाइप का डेटा दिया है तो आपको इस तरीके से सोचना है, इस टाइप का डेटा दिया है तो इस तरीके से सोचना है, इस टाइप का डेटा दिया है इस तरीके से सोचना है। तो ऐसे कोई हमारे पास 4-5 मेथड्स हैं जिनसे हमें ऑर्डर निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो इन 4-5 मेथड्स को हमें अच्छे से करना है, ठीक है। यही आएंगे और इनके अलावा बाहर ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और पूछा जाएगा तो बेहद ही ईजी होगा, उसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे कि यूनिट ऑफ के, क्या यूनिट ऑफ के क्या होता है? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। अगर हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट पता है तो हम बता सकते हैं रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, बता सकते हैं। यूनिट ऑफ के क्या होती है? मोलैरिटी की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स, ठीक है, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम इससे निकाल सकते हैं, इसका कंपेयर करके, अगर हमें यूनिट ऑफ के पता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये बेसिक तरीका होगी, ये मैं इसकी बात नहीं करूंगा, मैं और की बात करते हैं। तो पहले मेथड की बात करते हैं, जो कि अपना रेट मेथड, ठीक है। रेट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, नीट जेई में भी आता है और बोर्ड्स में भी आता है, ठीक है। बोर्ड्स में तीन तीन चार एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इस पे बनता भी है, ठीक है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। तो कैसे हमें डेटा किस टाइप का दिया होगा, निकालनी तो हमें सब चीज़ में ऑर्डर है, क्योंकि हमने ऊपर ही लिख दिया ऑर्डर डिटर्मिनेशन मेथड, लेकिन डेटा किस टाइप का है उसके बेसिस पर अलग अलग मेथड हमारे हैं ये, ठीक है। तो रेट मेथड में हमें कैसा डेटा दिया होगा, हमें ऑब्वियसली रेट दी होंगी, तो लिखते हैं इसमें हमें रेट्स दी होंगी। रेट्स कौन सी? वो रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है, कोई भी रेट हो सकता है। मोर ऑफन देन नॉट हमें रेट ऑफ रिएक्शन ही गिवन होता है। बाकी हमने पढ़ लिया रेट कौन कौन से तरीके के होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देता है हमें? रेट हमें देता है एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसको बेसिकली एक एग्जांपल से ही समझते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट में देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सपोज इस टाइप का हमें कुछ डेटा दिया है एक रिएक्शन के लिए,
तो इस टाइप का अपने को ये है गिवन है। ठीक है, अब इस टाइप का आपको डेटा वेटा देता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखो बोर्ड की बात करें तो किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, 3-4 पार्ट में क्वेश्चन आएंगे। एक में पहले पूछ लेगा व्हाट इज रेट लॉ, ठीक है, ठीक है, रेट लॉ मतलब डिफरेंशियल रेट लॉ की बात कर रहा है, ठीक है। और हमसे क्या पूछ लेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, या रेट कांस्टेंट लिख देगा वैसे, स्पेसिफिक रेट या उसके अदर नाम भी जो होते हैं वो सब कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली यही लिखता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, ताकि आने को अपने को सब चाहिए, ठीक है। ऐसे करके 2-3 पार्ट बना देता है। व्हाट इज इनिशियल रेट, ठीक है, व्हेन इनिशियली ठीक, तो इस टाइप से अपने को एक क्वेश्चन गिवन होता है, ठीक है। तो इस तरीके की पहली बात तो मैंने पहले भी करना बताया था कि हम क्या करते हैं, एक अगर हमें रेट लॉ निकालना है, हमें रेट लॉ निकालना है तो हमें ऑर्डर पता होना चाहिए। ऑर्डर पता होना चाहिए तो यानी कि ऑर्डर ऑर्डर के लिए हमें क्या बेसिकली पार्शियल ऑर्डर पता होने चाहिए ऑफ ईच रिएक्टेंट, हमें हर रिएक्टेंट का पार्शियल ऑर्डर पता होना चाहिए। पार्शियल ऑर्डर पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक जो हमें डेटा मिलता है हम ऐसा करते हैं कि हम एक की कंसंट्रेशन को फिक्स करते हैं, दूसरे की कंसंट्रेशन को चेंज कर लेते हैं, और उससे हम देख लेते हैं कि कितने टाइम का चेंज हो रहा है, तो हम उससे पार्शियल ऑर्डर निकाल लेते हैं। पार्शियल ऑर्डर निकाल लेंगे तो रेट लॉ आ जाएगा। तो उसी तरीके से करने हैं, बोर्ड में लिखना कैसे है थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो आप पूरा अपना कहानी वानी लिख के कि इस तरीके से आप लिखोगे कि लेट कितना हो जाएगा, ठीक है। पहले बोर्ड का तरीका बता रहा हूँ, फिर नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ, जो नीट जेई में हमें करना है, ठीक है। तो रेट लॉ को आप कैसे लिख दोगे, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन। अब इसकी पार में आप सपोज एक्स मान लिया आपने, इसकी पार्शियल ऑर्डर, और नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन इसकी पार में सपोज y, इसका पार्शियल ऑर्डर। अब आप पूरा लिखोगे कि लेट अस अज्यूम रेट लॉ एज फॉलोइंग, फिर ये रेट लॉ लिखोगे वेयर x इज पार्शियल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अमोनियम आयन एंड y इज पार्शियल ऑर्डर ऑफ नाइट्राइट आयन। इस तरीके से आप पूरी डेटा लिखोगे। फिर इस तरीके से लिखोगे, क्या लिखोगे, ठीक है, पुट डेटा ऑफ ऑल 3 एक्सपेरिमेंट्स इन रेट लॉ, ठीक है। फिर आपको ये करना है, ठीक है। तो जब आप ये करोगे तो आपका क्या, आपका पहले एक्सपेरिमेंट में आपका रेट कितना था, पहले एक्सपेरिमेंट में था आपका रेट 7.2 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। रेट की बात कर रहा है, मतलब वो रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है, अगर उसने कुछ स्पेसिफाई नहीं करा, ठीक है। इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ठीक है। अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0.24 की पावर x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.1 की पावर y। सिंपली डेटा पुट कर रहे हैं, हमने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ठीक है। ऐसे ही हम तीनों लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, दूसरे एक्सपेरिमेंट से खाली हम डेटा पुट कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, 0.12 की पावर x, ठीक है। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ऐसी तीसरी इक्वेशन भी जाएगी फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ठीक है। तो डिफरेंशियल रेट लॉ पता था, उससे हम बस डेटा फटाफट पुट कर लिया हमने, ठीक। ये हो गया हमारा तीसरी इक्वेशन। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है एक का हमें क्या करना है, एक की कंसंट्रेशन फिक्स करना है, तो दूसरे का पार्शियल ऑर्डर आ जाएगा। तो अगर मैं, तो आप ऐसे लिखोगे
कि अगर मैं 1/2 कर दूं तो इसकी कंसंट्रेशन यानी कि जो हमारा सेकंड रिएक्टेंट है कौन सा, नाइट्राइट आयन, उसकी कंसंट्रेशन दोनों में 0.1 मोलर है, तो दोनों में 0.1 मोलर है, तो हम इससे सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं कर दूं क्या, 1/2, अगर आपका कर दूं क्या 1/2, इसे आप पूरा लिखोगे, नाउ वी डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 एज फॉलोइंग, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, 7.2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 3.6 इंटू 10⁻⁻6, वो 10⁻⁻6 कट जाएगा तो अल्टीमेटली ये बचेगा, ठीक है। रेट कांस्टेंट से रेट कांस्टेंट भी कट जाएगा, 0.1 से 0.1 भी कट जाएगा, ठीक है। और आपका बचेगा क्या, 0.24 अपॉन 0.12, और इसकी पावर में आपका x बचेगा, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2⁻1 इक्वल टू 2⁻x, और यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपका पता लग गया कि पार्शियल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अमोनियम आयन कितना है, 1 है। इसी तरीके से मैं दूसरे की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख के, यानी कि अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख के नाइट्राइट का पार्शियल ऑर्डर निकाल सकता हूँ। तो सेकंड डिवाइड बाय थर्ड वो पूरा लिख दूंगा, नाउ वी डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3, तो ये क्या आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा अपॉन 5.4 हो जाएगा, ठीक है। डेटा तो आप पुट कर ही सकते हो ना, इधर क्या हो जाएगा, 1 की पावर x हो जाएगा, और 0.1 अपॉन 0.15 की पावर y, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है, 2/3 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना तो आपको समझ में आता है, कंपैरिजन से ही आएंगे, ठीक है, ठीक है। अब 1 की पावर x है, x की वैल्यू आपको पता है 1, तो 1 की पावर 1 यानी कि 1 ही हो जाएगा। तो ये इसे भी जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2/3 की पावर y आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो क्या, y भी इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि दोनों ही रिएक्टेंट का पार्शियल ऑर्डर कितना है, 1 है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 2 हो गया। आपका रेट लॉ अब पूछा आपसे पहले पार्ट में, तो रेट लॉ नहीं बता सकते क्या, बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। रेट लॉ क्या हो गया, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ठीक है, और अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है, और इसका पार्शियल ऑर्डर 1, ठीक है, और नाइट्राइट आयन की कंसंट्रेशन और इसका भी पार्शियल ऑर्डर 1, ये हो गया अपना रेट लॉ। इस तरीके से हमने रेट लॉ निकाल दिया, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, हमसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम इसमें से कोई भी एक डेटा पुट करके, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट का डेटा पुट करके हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। किस में पुट करेंगे, ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट का डेटा इन रेट लॉ जो हमारे पहले पार्ट में है, तो इसी तरीके से हम बी पार्ट भी करेंगे। सपोज हम पहले वाले ही एक्सपेरिमेंट का डेटा पुट करें, तो रेट उसमें हमारा कितना है, 7.2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट है तो निकालना है। अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.24, इसका पार्शियल ऑर्डर 1 है, ठीक है, और नाइट्राइट आयन की कंसंट्रेशन 0.1, इसका पार्शियल ऑर्डर भी 1। सॉल्व कर लो, यहाँ से रेट कॉन्स्टेंट कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा, और यूनिट्स मोलैरिटी इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक। सी पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, सी पार्ट में, सी पार्ट में बोल रहा है कि हमसे इनिशियल रेट बताओ जब इनिशियल कंसंट्रेशन हमें दोनों रिएक्टेंट की गिवन है। तो अगर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, हमें रेट निकालना है, तो रेट निकालना है, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट, अभी निकाला रेट कांस्टेंट कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन उसने दी है हमें, ठीक है। अमोनियम आयन की कितनी है, 0.4, पार्शियल ऑर्डर 1, ठीक है, और नाइट्राइट आयन की 0.5, इसका पार्शियल ऑर्डर भी 1। यहाँ से रेट निकाल लो, कितना आ जाएगा, 6 इंटू 10⁻⁻5 मोलैरिटी सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका हो गया सॉल्व करने का, जो कि आपका अप्रोच है टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन बोर्ड्स, जो कि आते हैं, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आया समझ में, ठीक है। अब इतना थोड़ी लिखेंगे भाई नीट जेई में, तो आपको अब नीट जेई में क्या करना है, ठीक है, क्या लिखना है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इसी इसी क्वेश्चन में बता रहा हूँ, तो अब समझना ध्यान से। ये तो आपका बोर्ड्स का अप्रोच हो गई, मैं और करके
आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे आप आंसर तक पहुँचे, कि वहाँ इतना लिखना नहीं होगा, टाइम नहीं है इतना कि हम इतना लिख लिख के करें। तो हम करेंगे, सही आंसर निकालेंगे, लेकिन कैसे? ठीक है, तो हम लिखेंगे रेट लॉग, हम मान लेंगे वही रेट क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमोनियम आयन की कंसेंट्रेशन, इसका पार्शियल ऑर्डर x, जैसे पहले मान लिया था, और नाइट्राइट आयन की कंसेंट्रेशन, इसका पार्शियल ऑर्डर y। ये तो हमने पहले भी कर लिया था, अब भी कर लिया। ठीक है, अब 3 डेटा में दिए हुए थे, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3। तो क्या क्या कहते हैं, मैंने फटाफट डेटा लिख लूँ। ठीक है, 0.24, 0.12 और 0.12 कंसेंट्रेशन, और इसका 0.1 था, 0.1, और इसका भी 0.1 था, और इसका 0.15 था। ठीक है, और रेट कितने आ रहे थे, 7.2। ठीक है, 3.6 और 5.4 यही थे। ठीक है, इनटू में सबकी पावर 10⁻⁻6 था। ठीक है, ये आपके इनिशियल, ये आपके रेट्स थे। ठीक है, 3 एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, अब वही आपको एक कांस्टेंट रखना है। फॉर्मेट तो वही है ना आपका, एक कांस्टेंट रखोगे एक की कंसेंट्रेशन, तो दूसरे का पार्शियल ऑर्डर निकलेगा। तो इनमें देखो किसमें कांस्टेंट है, आप इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखोगे तो ये अमोनियम आयन की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट है, ये ऊपर वाला डेटा ही तो लिखा है ये। ठीक है, तो अमोनियम आयन की कंसेंट्रेशन इनमें क्या है, इन दोनों में कांस्टेंट है, और अमोनियम आयन की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट है। तो आप देखो कि ये कांस्टेंट हो गई। ठीक है, और यहाँ से यहाँ यानी कि दूसरे की कंसेंट्रेशन में कितने टाइप का चेंज आ गया, 1.5 गुने का चेंज आ गया, 1.5 टाइम्स हो गया। ठीक है, ये सेम है। ठीक है, ये इसकी कंसेंट्रेशन कितनी हो गई, 1.5 टाइम्स हो गई। ठीक है, तो ये भी इसमें कितने का चेंज आया, ये भी 1.5 टाइम्स हो गया। अगर आप देखो तो अगर ये भी दोनों 1.5 टाइम्स हो गए, यानी कि आपका एक रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन सेम है, और दूसरे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन 1.5 टाइम करने पे आपकी रेट भी 1.5 टाइम हो रही है, यानी कि वो कैसा है, एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब, यानी कि उसका पार्शियल ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। और इसकी तो कांस्टेंट थी, तो किसका पार्शियल ऑर्डर 1 हो गया, हमारा, जिसकी कंसेंट्रेशन बढ़ा 1.5 टाइम करने से रेट 1.5 टाइम हो रहा है, तो पार्शियल ऑर्डर 1 हो गया हमारा नाइट्राइट का। यानी कि यहाँ से हमने निकाल लिया कि y इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब पहले 2 एक्सपेरिमेंट के डेटा से क्यों, कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो, क्योंकि देखो ये दोनों कंसेंट्रेशन क्या है आपकी, सेम है। अब नाइट्राइट की कंसेंट्रेशन सेम है, तो क्या हम निकाल सकते हैं कि ये अमोनियम आयन की कंसेंट्रेशन अगर मान लो 2 टाइम्स हुई, तो रेट भी क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाइट्राइट आयन की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट, तो अमोनियम आयन की कंसेंट्रेशन दुगनी करने पे रेट भी दुगना हो गया, यानी कि x इक्वल टू 1 हो गया। सिंपल। ठीक है, तो सिंपल बेसिक फंडा क्या है कि ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट लो जिनमें एक रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन सेम हो, फिर दूसरे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कितने टाइम करने पे रेट कितने टाइम हो रहा है, नहीं आ रहा है ओरली तो लिख के करो, और समय के साथ ओरली करो, पार्शियल ऑर्डर निकालो, रेट लॉ निकालो, बाकी सब उसके आगे क्वेश्चन होंगे, फर्दर उसी के डेरिवेटिव होंगे। ठीक है, यही बात अगर कुछ और होता है यहाँ पे कि कंसेंट्रेशन को डबल करने पे रेट अगर 4 टाइम हो गई, तो ऑर्डर कितनी होती, पार्शियल ऑर्डर तो 2 हो जाती। ठीक है, कंसेंट्रेशन को डबल करने पर रेट अगर हाफ हो जाती, कंसेंट्रेशन को डबल करने पर अगर रेट हाफ हो जाती, एक को कांस्टेंट रख रहे हैं ऑब्वियसली, तो एक का पार्शियल ऑर्डर कितना होता, -1 हो जाता। ऐसी बातें सब पहले हो चुकी हैं। अगर कंसेंट्रेशन को सपोज 2 गुना करने पे, डबल करने पे रेट में कोई चेंज ही नहीं होता, तो पार्शियल ऑर्डर कितना हो जाता, 0 हो जाता। ये सब बात हो चुकी है। तो ये वाला मेथड हमारा बेसिक था, हो गया, और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, दोनों तरीके मैंने बता दिया कि बोर्ड्स वालों को क्या अप्रोच लगानी है और कंपटीशन में क्या अप्रोच लगेगी। ठीक, तो अब दूसरे मेथड पे चलते हैं। ये हमारा पहला मेथड हो गया, रेट मेथड। अब दूसरा मेथड है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड, आसान भाषा में बोले तो तुक्का मेथड। ठीक है, लेकिन तुक्का मारोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो दिमाग लगा के तुक्का, और दिमाग तो तुम लोगों के पास है ही नहीं, कैसे लगाओगे तुक्का। ठीक है, तो पहली बात तो किस टाइप का डेटा होगा, ऑर्डर तो निकालनी है, लेकिन डेटा किस टाइप का होगा ये देख लिया जाए पहले तो।
ठीक है, तो लिख लो, ठीक है, कि डेटा किस तरीके का दिया होगा हमें। तो डेटा क्या देगा हमें, बेसिकली अमाउंट देगा, अमाउंट अमाउंट देगा किस पे, डिफरेंट टाइम पे, अमाउंट्स आर गिवन एट डिफरेंट टाइम। ठीक है, रेट मेथड में क्या दिया था हमें, रेट दिया था डिफरेंट कंसंट्रेशन, यहाँ पे अमाउंट दे रहा है डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, अब वो अमाउंट किसी का भी हो सकता है। ठीक है, अमाउंट ठीक है, अमाउंट अब वो किसी का भी हो सकता है, रिएक्टेंट का हो सकता है, प्रोडक्ट का हो सकता है। ठीक है, अमाउंट हमारा हो सकता है किसी का भी। सपोज मैं एक एग्जांपल से ही अब बात करूं, ठीक है, तो एग्जांपल की अगर बात करूं, तो अगर मैं कोई रिएक्शन लूं, सपोज ए चेंजिंग इनटू बी, ठीक है, ए चेंजिंग इनटू बी, अगर मैं आपको कुछ डेटा दूं, यानी कि अलग अलग टाइम पे कुछ अमाउंट दूं, ठीक है, तो एक डेटा तैयार कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो कुछ अगर मैं आपको दूं, ठीक है, ठीक, सपोज मैं बोलूँ कि आपका टाइम, एक टाइम दिया और दूसरी कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया है मैंने। ठीक है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया है, और टाइम सपोज मैंने दिया है 0, T1, T2। ठीक है, चाहो तो एक और ले लेते हैं। ठीक है, एक T3 भी ले लेते हैं। ठीक है, इन पे कंसंट्रेशन दिया है हमें ए की। ठीक है, सपोज ही गिवन है हमें, ये सब दिया हुआ है हमें, कुछ भी डेटा वो दे सकता है। ठीक है, ये सब हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब पहली बात तो, ऑर्डर पॉसिबल कितनी है, ऑर्डर किसी भी रिएक्शन की पॉसिबल कितनी है, 0 से इनफाइनाइट तक पॉसिबल है। लेकिन आप कोई जो हिट एंड ट्रायल मेथड अगर लगाओगे, तो क्या 0 से इनफाइनाइट कैसे लगाओगे फिर, नहीं ऐसे नहीं लगाओगे। आप क्या करोगे, ऑप्शंस नहीं, ऑप्शंस नहीं, सीधा ऑप्शन नहीं। ठीक है, पहली बात तो सबसे पहले कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर चेक करो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जीरो ऑर्डर होगा या फर्स्ट ऑर्डर होगा। और उसके बाद अगर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर नहीं हो रहा है, तो सीधा एनएथ पे कूद जाओ, कि एनएथ ऑर्डर मान के सॉल्व कर लो और आपका आंसर ले आओ। ठीक है, ये तो मैं बोलूंगा जब सब्जेक्टिव अप्रोच है, कि सब्जेक्टिव है, या तो जेई एडवांस का क्वेश्चन है या जेई मेंस में कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन है, तो आप पहले जीरो ऑर्डर देखो, फर्स्ट ऑर्डर देखो, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर देखो, देन एनएथ ऑर्डर देखो। लेकिन अगर नीट का कोई क्वेश्चन है या कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो जीरो ऑर्डर देखो सबसे पहले, फिर फर्स्ट ऑर्डर देखो, या कोई भी देख सकते हो उनमें पहले। जीरो और फर्स्ट ऑर्डर सबसे पहले देखो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि उन दोनों में से ही कोई हो। अगर फिर काम नहीं कर रहा, तो ऑप्शन देखो, क्योंकि ऑप्शन, एक जीरो ऑर्डर एक फर्स्ट ऑर्डर ऑप्शन में तो जरूर होगा। और अगर ऑप्शन बिल्कुल ही कुछ अजीब से हैं, तो आप एनएथ ऑर्डर मान के देख लो, नहीं तो जो ऑप्शन हो उस हिसाब से देख लो। दो तरीके हैं अलग अलग टाइप के पेपर के लिए। ठीक है, अब मैं इसी में बताता हूँ, जैसे कि, ठीक है, कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले मान लो मैंने देख लिया लेट जीरो ऑर्डर, कुछ भी मान सकते हैं, हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर मान लूँ मैं। ठीक है, लेकिन जीरो और फर्स्ट सबसे पहले देखना है, उसके बाद कहीं बढ़ना है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर के लिए आप क्या लगाओगे, आपको पता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे, हमें जीरो से लेके T1 तक क्या पता है, जीरो से लेके T1 तक पता है कंसंट्रेशन ऑफ ए में क्या चेंज आया, तो हम बता सकते हैं। ठीक है, डेटा पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, के की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है टाइम कितना चेंज हुआ T1, और हमें कंसंट्रेशन ऑफ ए पता है, तो हमें दोनों चीज पता है, तो हम डेटा पुट करके के की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर ऐसे ही हम जीरो से T2 तक डेटा पुट करके के की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ऐसे ही फिर जीरो से T3 तक डेटा पुट करके के की वैल्यू निकालेंगे, तीनों निकालेंगे, निकाल तीनों से सकते हैं, और तीनों से निकालनी है। अगर तीनों से निकाल के की वैल्यू तीनों केस में सेम आ गई, तो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर नहीं आई सेम, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। इसीलिए से बोल रहे हैं तुक्का मेथड, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि क्या है। तीनों जीरो ऑर्डर के फॉर्मूले में पुट करो, के की वैल्यू तीनों सेम आ जाए, तो जीरो ऑर्डर है, वरना नहीं है। ठीक है, तो आप फिर क्या करोगे, अगर जीरो ऑर्डर है कि नहीं है, मान लो अगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो फिर क्या करोगे, लेट फर्स्ट ऑर्डर, यही करना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है। लेट फर्स्ट ऑर्डर है, तो फिर आप क्या करोगे, अब इसका फॉर्मूला पुट करोगे। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है, एल एन
ए नॉट अपॉन ए टी इक्वल टू के टी। फिर वही पुट करोगे, आप के की वैल्यू निकालनी है आपको अलग अलग टाइम पे, जीरो से टी वन पहले के की वैल्यू निकालोगे, फिर जीरो से टी टू निकालोगे, फिर जीरो से टी थ्री टाइम इंटरवल के लिए आप के की वैल्यू निकालोगे। तीनों को अगर तीनों की वैल्यू सेम आ जाए तो आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। देन गो फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद ऐसे नहीं सेकंड पे जा रहे हो, थर्ड पे जा रहे हो, फिर सीधा nth पे कूद जाना, बेटर है वो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन से ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है भाई, ठीक है। ये डेटा आपको दिया है और आपसे क्या पूछा है, वही पूछा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, अमाउंट दिया है अलग अलग टाइम पे, तो आप सिंपली क्या लगाओगे, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओगे। और हिट एंड ट्रायल में सबसे पहले क्या देखोगे, हम मान लीजिए सपोज जीरो ऑर्डर है, ठीक है। तो लेट कर लें कि जीरो ऑर्डर है, तो लेट कर लिया कि हमारा क्या है, n इक्वल टू जीरो है। और मान लिया अगर n इक्वल टू जीरो है तो हमारा e नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी, ठीक है, हो जाएगा। तो ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी तो हो जाएगा, क्योंकि हमने मान ही लिया कि जीरो ऑर्डर, अब के की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले आप निकालोगे इस टाइम इंटरवल के लिए, जीरो से लेके 0.05 तक मिनट तक, ठीक है। तो ए नॉट आपका क्या हो जाएगा, आपका ए नॉट हो जाएगा पहले में 1 माइनस 0.75 इक्वल टू के, टाइम हो जाएगा 0.05। यहाँ से के निकालेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आप ऐसे ही दूसरे उसमें निकालेंगे, ठीक है। यूनिट तो सब में सेम ही है, तो यूनिट का यहाँ पे कोई दिक्कत लफड़ा है नहीं, तो इसलिए मैं यूनिट लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। बाकी लिखने को तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, अब हम निकालेंगे पहले इस टाइम इंटरवल के लिए निकाली, फिर अब किसके लिए निकालेंगे, अभी सेम टाइम इंटरवल के लिए निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.4 इक्वल टू के इंटू 0.12। यहाँ से के निकालेंगे तो यहाँ से भी के की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी, ठीक। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए निकालेंगे, तो ए नॉट तो अभी भी 1, ठीक है। ए टी अब कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, के निकालना है, और टी अब हो जाएगा 0.18। लेकिन के की वैल्यू अभी भी कितनी आ रही है, 5 आ रही है, तीनों से के की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है, तो यानी कि हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज हमारी रिएक्शन कैसी हो गई, जीरो ऑर्डर हो गई, ठीक। अच्छा, अब हमने जीरो ऑर्डर मानी, जीरो ऑर्डर आ गई, नहीं होती तो फर्स्ट ऑर्डर लगा देते, फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती तो nth मान लेते, ठीक है। या फिर एक रेयर केस में मान लो ऑप्शन देख लेते, ठीक है।
अच्छा, अब ज़ीरो ऑर्डर है, तो ज़ीरो ऑर्डर अगर आप मान रहे हो तो सबसे पहले ज़ीरो ऑर्डर का मान रहे हो, तो ज़ीरो ऑर्डर मान रहे हो तो आप यूनिटरी मेथड से चेक कर सकते हो। यूनिटरी मेथड से कैसे आप चेक कर सकते हो कि आप सपोज़ यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ देखो, कितना टाइम हुआ है? 0.12 मिनट, ठीक है। 0.12 मिनट में कंज्यूम कितना हुआ? 0.6 मोलर। 0.12 मिनट में कंज्यूम कितना हुआ? 1 से हो गया 0.4, यानी कंज्यूम कितना हो गया? 0.6। तो 0.12 मिनट में कंज्यूम हुआ 0.6। तो अच्छा, तो देखो मैं इसे लिख दूं, चलो क्या लिख देता हूँ, चलो ये 0.12 मिनट, ठीक है, में कंज्यूम हुआ, ठीक है। कंज्यूम को नेगेटिव से लिख देता हूँ, चलो। कंज्यूम हुआ कितना? 0.6 मोलर, ठीक है। तो अब ये जो टाइम इंटरवल है कितना है? 0.06 मिनट। तो इसमें कितना कंज्यूम होना चाहिए? अगर जीरो ऑर्डर है तो यूनिटरी मेथड लगेगा, यूनिटरी मेथड लगेगा तो कितना आएगा? 0.3 मोलर। और आ भी कितना रहा है? 0.3 मोलर। तो 0.3 मोलर आना चाहिए था और आ भी रहा है, क्योंकि यूनिटरी मेथड अगर लग रहा है यानी कि जीरो ऑर्डर है, ये तभी पॉसिबल है, यानी कि पॉइंट कितना है? 3 मोलर कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो अगर यूनिटरी मेथड लग रहा है, हम यूनिटरी मेथड से चेक कर लेंगे। अगर यूनिटरी मेथड लग रहा है तो जीरो ऑर्डर है, नहीं लग रहा तो जीरो ऑर्डर नहीं है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं। सिंपल, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक शॉर्ट ट्रिक हो गई है जीरो ऑर्डर पता करने के लिए, ठीक है। नहीं तो बेसिक तो अपने को आता ही है। अगला मेथड, ठीक है, सिंपल मेथड से, सिंपल सिंपल मेथड है, कोई खास एकदम ऐसी रॉकेट वॉकेट साइंस नहीं है कि कुछ अजूबा कुछ हो जाएगा, कुछ अलग सी चीज़। पढ़ चुके हैं सब हाफ लाइफ मेथड, ठीक है। ये तो सब लोग पढ़ते हैं, हम हाफ लाइफ मेथड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आधी ज़िंदगी से क्या मतलब? हाफ लाइफ मेथड पढ़ा चुका हूँ मैं, पढ़ाना ही नहीं है। मैं टी अल्फ़ा मेथड पढ़ाऊँगा पहली बात तो, ठीक है। अब ये टी अल्फ़ा मेथड क्या है देखते हैं, ठीक है। सब जगह हाफ लाइफ मेथड मिलेगा, यहाँ पढ़ेंगे टी अल्फ़ा मेथड। तो हाफ लाइफ है क्या है? हाफ लाइफ मेथड बात सब हो चुकी है, पुराना याद होना चाहिए। हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, कोई भी टी अल्फ़ा मैंने बताया कैसे निकालते हैं, और बाकी बात मैंने कर चुका हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो क्या दिया होगा आपको? डिफरेंट टी हाफ दिए होंगे, ठीक है। डिफरेंट टी हाफ दिए होंगे, डिफरेंट टी हाफ आर गिवन एट डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट भी दे सकते हो, ठीक है। अब वो हो सकता है कि अगर गैसियस रिएक्टेंट हो तो आपका प्रेशर के टर्म्स में भी दे सकता है, और मोर ऑफन तो आपको कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी के टर्म्स में आपको देगा अमाउंट, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था nth ऑर्डर जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने डिराइव करी थी ये बात कि कोई भी टी हाफ जो होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि ए नॉट इसकी पावर 1 माइनस एन के, ठीक है। बस इसी अपने को कंपेयर करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बतानी है, ठीक है। आपको डेटा गिवन होगा, आपको बस पुट करना है, ठीक है। ये रिलेशन याद होना चाहिए। और अगर याद हो तो क्या मैंने डिराइव भी कराया था, किसी भी सिर्फ टी हाफ के लिए नहीं है, किसी भी टी अल्फा के लिए है, यानी कि एनी टी अल्फा, एनी 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 टी अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि ए नॉट की पावर 1 माइनस एन, ठीक है। अब ये मोस्ट लाइकली कंसंट्रेशन में होगा, किसी में भी हो सकता है, वो बात पहले हो चुकी है। मोल्स में भी हो सकता है, पार्शियल प्रेशर में भी हो सकता है, और मोलारिटी में तो हो ही सकता है, ठीक है। तो टी हाफ वाली बात भी हमें पता है, टी अल्फा वाली बात भी पता है, तो हम कंपेयर करके बता सकते हैं, ठीक है। टी अल्फा वाली बात थोड़ी और अच्छी है, क्योंकि टी अल्फा सपोज आपको, टी हाफ तो लोगों को पता है कि टी हाफ के साथ ही रिलेशन होता है, लेकिन अब सपोज कभी टी 3/4 की अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे हमने वैल्यू दे दी, या टी सपोज कुछ भी
अजीब सा डेटा दे दिया, T43.75% पे आपको दे दिया कि अलग अलग इनिशियल कंसेंट्रेशन पे ये T43.75 की वैल्यू है, तो उसमें आप हो सकता है गड़बड़ कर दो। तो गड़बड़ मत करना, ये आपको रिलेशन पता है, सिंपल रिलेशन लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, सिंपल चीज़ है, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जल्दी करते हैं। ठीक है, सब आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे नहीं फालतू क्वेश्चन कोई भी करा दिया। ठीक है, तो ध्यान से करा करो इन क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा गिवन है। ठीक है, ऑब्वियसली हमें क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। ठीक है, तो हमें पता है टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल होता है, ए नॉट की पावर 1 - n, यानी कोई भी टी अल्फा किसके प्रोपोर्शनल होता है, ए नॉट की पावर 1 - n। यहाँ पे अमाउंट हमें किसके टर्म में दिया है, प्रेशर के टर्म में दिया है, क्योंकि गैसियस सब्सटेंस है तो प्रेशर के टर्म में हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, कंसेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। ये हमारी बात हो गई थी, क्योंकि गैस हम कैसी मानते हैं, आइडियल गैस ही मानते हैं बाय डिफॉल्ट। तो हमें बात सिंपली हम लिख सकते हैं कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस केस में किसके, पी नॉट की पावर 1 - n, यानी कि इनिशियल प्रेशर की पावर 1 - n के। तो हम दोनों को कंपेयर कर दें, क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या था हमारा टी ऑफ 235 था जब 500 था प्रेशर, और 500 टॉर, और टी ऑफ हमारा कितना हो गया, 940 मिनट हो गया जब पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, कितना लिया था हमने, 250। ठीक है, और इसकी पावर 1 - n, तो सिंपली हमें क्या करना है, इसे कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर कर दोगे तो हो जाएगा क्या, इसको करोगे तो कितना आएगा, ये 1/4। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 - n। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 की पावर 2, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर -2, क्योंकि आपको कंपैरिजन करके निकालना है। तो आप सिंपली इसको लिख सकते हो 2 की पावर -2, और इसको लिख सकते हो 2 की पावर 1 - n। यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि -2 किसके बराबर हो जाएगा, 1 - n के। तो वहाँ से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सी हो गई, थर्ड ऑर्डर हो गई, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो सिंपली हमने इस तरीके से निकाल लिया। ठीक है, तो ये मेथड भी समझ में आ गया। सबसे पहले हमने पढ़ा रेट मेथड, रेट मेथड के बाद पढ़ा हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड के बाद पढ़ा हाफ लाइफ मेथड, या एनी टी अल्फा मेथड उसको कह सकते हैं, क्योंकि जैसा हाफ लाइफ के लिए होता है वैसे ही किसी भी टी अल्फा के लिए वो चीज़ होती है, सेम चीज़ करनी। ठीक, आगे बढ़े। ठीक, तो चौथा मेथड,
कौन सा है चौथा मेथड? ये है ग्राफिकल मेथड। इसमें आपको क्या दिए होंगे? ग्राफ दिए होंगे। डेटा किस फॉर्म में दिया होगा? ग्राफ के फॉर्म में दिया होगा। और क्या बताना है? क्वेश्चन तो वही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही बताना है, बस अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो सपोज मेरे को ऐसा कोई भी ग्राफ दिया है इस तरीके से, मैं तो एक जनरल बात करता हूँ अभी। ठीक है, इस तरीके से कोई भी दो प्रॉपर्टी के बीच में हमें ग्राफ दिया है सपोज। ठीक है, ठीक है, जैसे कि याद करो जब हमें अलग अलग ऑर्डर के लिए हमें ग्राफ वाले क्वेश्चन बनाने होते थे, यानी कि ग्राफ बनाना होता था, तो हमें कोई भी दो प्रॉपर्टी के बीच में ग्राफ बनाना होता था, तो हम क्या कर लेते थे, उन दो प्रॉपर्टी में कोई रिलेशन सोच लेते थे या डिराइव कर लेते थे। जो हमें गिवन नॉलेज, जो हमारी प्रायर नॉलेज होती थी, उससे जो गिवन क्वांटिटीज होती थी, गिवन प्रॉपर्टी होती थी, उनका हम इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन इक्वेशन डिराइव कर लेते थे, या फिर हमें कोई प्रीसेट पता होती थी। ठीक है, ऐसे ही करते थे जब हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे डिस्कशन करा था तब। ठीक है, तो अपने को अब उल्टा भी आना चाहिए, यानी कि ग्राफ बनाना तो आना ही चाहिए, कि अगर हमें दो प्रॉपर्टी के बीच में पूछा है ग्राफ किसी ऑर्डर के लिए, और मान लो कि अगर हमें ग्राफ दिया है तो हम उससे दो प्रॉपर्टी के बीच में रिलेशन भी बना सकें, ऐसा भी आना चाहिए। ठीक है, तो रिलेशन से ग्राफ बनाना पहले देखा था, अब देख रहे हैं ग्राफ से कैसे रिलेशन बनाएंगे। तो जैसे कि हम इसको क्या लिख सकते हैं कि किस टाइप का है बताओ, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप का है। ठीक है, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप का है, और y एक्सिस पे क्या है हमारा a, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, और x एक्सिस पे क्या है b, तो यानी कि a इक्वल टू माइनस एम बी प्लस सी टाइप का है। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से क्या आ गई, एक इक्वेशन हमने डिराइव कर ली बिटवीन ए एंड बी, यानी कि दो प्रॉपर्टी के बीच में ग्राफ दिया था तो उससे हमें इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके से हम अगर इक्वेशन बना लेंगे तो फिर हम फर्दर डिराइव कर सकते हैं कि कैसे हुआ। देखो कि कैसे हम ऑर्डर बता सकते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ आपको। पहली बात तो बेसिक फंडामेंटल क्या आना चाहिए, फंडा क्या, कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि आप ग्राफ को इक्वेशन में कन्वर्ट करना और इक्वेशन को ग्राफ में कन्वर्ट करना, ये बेसिक चीज आना चाहिए। और इन्हीं से बेसिस बनेगा ग्राफिकल मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि मान लो हमने क्या करा, ग्राफ से दो प्रॉपर्टी के बीच में रिलेशन निकाला, फिर याद करेंगे क्या, अगर ऑर्डर निकालना है तो फिर अब याद करेंगे कि ऐसा रिलेशन कौन सी ऑर्डर में आता था। यानी कि आपने ग्राफ से क्या निकाला, इक्वेशन, और याद करिए कि ऐसी इक्वेशन में कौन से ऑर्डर में पड़ी थी। इस टाइप से आप सोचोगे और फिर वो वाली ऑर्डर हो जाएगी। ठीक है, कुछ कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और अब एक इलस्ट्रेशन कुछ देखते हैं, कुछ बेसिक इलस्ट्रेशन देखते हैं, कुछ ये सिंपल ही है, बुक्स वगैरह में मिल जाएंगे ऐसे, कुछ एग्जाम में डायरेक्टली एकदम सारे आए हुए भी हो सकते हैं, नहीं आए हुए भी हो सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए है बेसिकली। ठीक है, आपको सपोज ये ग्राफ दिया है किसके बीच में, टी हाफ और ए नॉट के बीच में ग्राफ दिया है। टी हाफ आपको दिया है वाई एक्सिस पे और ए नॉट दिया आपको एक्स एक्सिस पे। तो क्या आप इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बना सकते हो इस ग्राफ से? हाँ, हमें पता लग रहा है किस टाइप का है ग्राफ, ये हमारा y इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ है। ठीक है, क्योंकि इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या हमारा टी हाफ है, वाई एक्सिस पे क्या है टी हाफ है, और एक्स एक्सिस पे क्या हमारा ए नॉट है। तो हमने क्या टी हाफ और ए नॉट में एक रिलेशन बना लिया, यानी कि हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, देखो कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1। ठीक है, तो हम ऐसा रिलेशन क्या बता सकते हैं कि किस ऑर्डर के लिए आता है, कैसे हम इसे कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ, जो भी हमने पढ़ा हाफ हाफ लाइफ मेथड या एनी टी अल्फा मेथड, वो क्या है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस एन। तो क्या हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते कि 1 माइनस एन को 1 के इक्वल रख दें? तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर देंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई है, 0 ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, इस तरीके से
जरूरी नहीं टी हाफ देगा, कुछ और दे सकता है। किसी भी दो प्रॉपर्टी के बीच में आपको ग्राफ दे सकता है, उससे आप क्या निकालोगे, इक्वेशन बना लोगे और याद करोगे कि वो इक्वेशन कौन सी ऑर्डर के लिए आती थी, बाय आर प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन किस किस के बीच में दिया है। ठीक है, आपको वाई एक्सिस पे दिया है रेट। ठीक है, रेट रेट रेट। ठीक है, आपको दिया रेट, और एक्स एक्सिस पे क्या दिया आपको, कंसंट्रेशन ऑफ ए अपना वही रिएक्टेंट है। ठीक है, ठीक है, और क्या किस टाइप का दिया है, इस टाइप का दिया है। ठीक है, पैराबोलिक का है। ठीक है, समझ में आ रहा है, पैराबोला लिखने की जरूरत नहीं, चलो लिख भी दिया तो कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है। ठीक है, और इस टाइप का पैराबोला से हम क्या निकाल सकते हैं, वाई और एक्स में एक रिलेशन पता है हमें। इस टाइप का पैराबोला किसके लिए आता है, वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स के। ठीक है, वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स के, इस टाइप का पैराबोला आता है। बेसिकली आता तो कैसा है, आता तो कुछ इस टाइप का, सपोज ये हमारा है तो कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, इस टाइप का कुछ पैराबोला आता है। ठीक है, बेसिकली ऐसा। ठीक, इस टाइप का पैराबोला आता है, लेकिन ये तो मैथ्स के टर्म्स में आया, लेकिन क्या नीचे जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि रेट तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इसलिए ये वाली चीज नीचे वाली चीज नहीं आएगी, सिर्फ ऊपर वाली चीज आएगी। ठीक है, तो मैथ्स के हिसाब से ऐसा आता है, लेकिन क्योंकि रेट नहीं हो सकता इसलिए ये वाला भी कैसा होगा, वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ही होगा, क्योंकि रेट नेगेटिव नहीं हो सकती। अब वाई एक्सिस पे आप देख लो क्या है, वाई एक्सिस पे हमें पता है हमें रेट है, लिख दो भाई से, क्या हो जाएगा, रेट स्क्वायर is directly proportional to concentration of A. Rate square is directly proportional to concentration of A। ठीक है, यहाँ से क्या लिख दोगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इसकी पार में क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ठीक है, और अब हम क्या बता सकते हैं कि ऐसे टाइप का रिलेशन किस ऑर्डर के लिए आता था, आप इस टाइप का कोई याद करो कि आपको पता है कि रेट क्या होता है, रेट लॉ में रेट क्या होता है, रेट लॉ में रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इसकी पार्शियल ऑर्डर। तो अगर रेट कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस्ट टू पावर समथिंग के प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि रेस्ट टू पावर समथिंग जरूर क्या रहा होगा, यानी कि ये पार्शियल ऑर्डर रहा होगा। और क्योंकि मान लो अगर अभी हमें इसमें मल्टीपल रिएक्टेंट तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, यानी कि आपसे एक ही रिएक्टेंट है, जो पार्शियल ऑर्डर वही ऑर्डर, यानी कि इनकी वैल्यू कितनी हो गई, हाफ हो गई। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई, हाफ आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले रेट मेथड पढ़ा, जो कि हमने पहले भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन करने देखे। नीट जेई में कैसे करेंगे कि हम बस एक की कंसंट्रेशन को फिक्स देखोगे और दूसरे की कंसंट्रेशन कितने टाइम करने पे रेट कितने टाइम हो गया, उससे पार्शियल ऑर्डर निकाल लोगे, फिर हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड में आप क्या करोगे, आप अलग अलग, आप पहले जीरो ऑर्डर दे सोचोगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर सोचोगे, फिर nth ऑर्डर सोचोगे। अगर नीट वाले क्वेश्चन है तो ऑप्शन से भी सोच सकते हो। आपने क्या करा, जीरो ऑर्डर आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, और अपना बेसिक भी कर सकते हो कि अलग अलग टाइम इंटरवल पे आप के की वैल्यू निकाल के देख लो, अगर सबके लिए सेम आ रही है तो वो वाली ऑर्डर है, यानी कि अगर जीरो ऑर्डर आपने सोची और अलग अलग टाइम पे के की वैल्यू सेम आ गई तो जीरो ऑर्डर ही है अवश्य। ठीक, इसका हमने एक क्वेश्चन भी करके देखा था ये वाला। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसा आलतू फालतू नहीं आया हुआ है। ठीक है, जे 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हमने हाफ लाइफ मेथड देखा, टी अल्फा मेथड देखा, ये हमने बेसिकली बता ही दिया था कि टी एनी टी अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस एन। ए नॉट क्या है, इनिशियल अमाउंट है, जो कि अलग अलग टर्म में आपको दिया हो सकता है। इसका भी हमने ऊपर एक क्वेश्चन देख लिया करके, और उससे हमें क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने ग्राफिकल मेथड देखा। ग्राफिकल मेथड में हमें किन्हीं भी दो प्रॉपर्टी के बीच में ग्राफ दिया हो तो उससे हम इक्वेशन बना सकते हैं और याद करेंगे कि वो रिलेशन कौन सी ऑर्डर के लिए आता था बाय प्रीवियस नॉलेज, और उससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। हमने एक दो क्वेश्चन उस पर करके देख लिए। ठीक है, तो ये वाला प्रोफाइल खत्म हुआ। यहाँ पे प्रोफाइल खत्म हुआ तो क्या मिलेगा, होमवर्क मिलेगा। होमवर्क मिलेगा तो होमवर्क लिखो। क्या है होमवर्क में, एक्सरसाइज 1 अप टू 36 और एक्सरसाइज 2 अप टू 20।
ठीक है, ये है अपना होमवर्क। ठीक, ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। इसके आगे डिस्कस करेंगे फिर अगली क्लास में। ठीक है, बाय बाय।